हेलो बच्चों, आज एक बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम शुरू करने जा रहा हूँ। जैसा कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन है, स्फेरिकल बॉडी है कोई। तो जैसा प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये हमारे पास एक आर रेडियस का, एक कैपिटल रेडियस का स्फीयर है। ये सॉलिड नॉन कंडक्टिव स्फीयर है, हैविंग चार्ज डेंसिटी रो इसकी चार्ज डेंसिटी दी हुई है। और इसके अंदर एक कैविटी कट की गई, दिस वन इज कैविटी। कैविटी का सेंटर जो है ओ डैश दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैविटी है, इसका सेंटर जो है ओ डैश है। कैविटी का सेंटर ओ डैश दिया हुआ है। ओ डैश कैविटी का सेंटर है, और कैविटी के सेंटर से मेन स्फीयर सेंटर तक की डिस्टेंस एज पर डायग्राम स्मॉल आर दिखाई गई है, ठीक है। चार्ज एंड स्टीरो दी हुआ है। कैविटी के अंदर इनसाइड कैविटी पॉइंट पी दिया गया है, दिस पॉइंट पी दिया गया है। पॉइंट पी है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस, मेन स्फीयर सेंटर डिस्टेंस स्मॉल ए है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट पॉइंट पी इनसाइड कैविटी, कैविटी के अंदर। ये जो प्रॉब्लम है एडवांस स्पेशल प्रॉब्लम में से है। तो देखिए हम क्या करते हैं। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि पॉइंट पी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट पी पर आएगी, दैट इज इक्वल टू, अब सोचिए अगर कैविटी नहीं कट की जाती तो आपके पॉइंट पी पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती। तो उसको ई ड्यू टू होल स्क्वायर लिख देता हूँ, होल स्क्वायर प्लस, आप सोचिए कि जो स्पेरिकल कैविटी कट की गई वो भी अपने आप एक स्फीयर है, उसका कोई ना कोई रोल तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का होगा ही होगा। लेकिन अब उसको रिमूव करके हटा दिया गया है, कट करके रिमूव कर दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कैविटी का जो पोर्शन था वो भी अपने अपने स्पेरिकल पोर्शन था, उसको रिमूव कर दिया गया है। उसको अगर रिमूव कर दिया तो उसका इफेक्ट यहाँ से कम करना हो पूरे स्पेयर के इफेक्ट से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस ना करके इसको माइनस कर देते हैं, उसका इफेक्ट माइनस होगा। तो माइनस फील्ड ड्यू टू कैविटी, कैविटी भी अपने आप में स्पेयर है, वो पॉइंट पी पर क्या फील्ड बनाएगी। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। आपको पता है किसी स्पेयर सेल के अंदर, सॉरी, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के अंदर, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। आर वेक्टर होता है सेंटर से उस पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाला रेडियस डिस्टेंस वेक्टर, रेडियस वेक्टर जो भी आप कहते हैं, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो पूरा स्पेयर यहाँ पर जो फील्ड बनाएगा वो होगा रो। अब पॉइंट पी पे मैं बात कर रहा हूँ, एट पॉइंट पी, ठीक है। तो पॉइंट पी की सेंटर ओ से जो डिस्टेंस है, पॉइंट पी के सेंटर ओ से, देखिए ये डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस है। तो रो ए वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है ए वेक्टर, जैसा डायग्राम में देखा, ए वेक्टर को मैं ये भी लिख सकता हूँ, ओ पी वेक्टर भी लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस। अब आप सोचो कैविटी, कैविटी को चेक करिए। कैविटी अपने आप में भी स्पेयर है, और उसकी कैविटी से के अंदर ही एक पॉइंट है, ये इसका एक वेक्टर ये बनेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो क्या बनेगी, कैविटी भी अपने आप एक स्पेयर होगा जिसको रिमूव किया गया है। तो पॉइंट पी पे फील्ड जो बनाए वो भी सेम फॉर्मूले से ही डिसाइड होगी। तो वो फील्ड आ जाएगी रो, डेंसिटी तो वही यूज़ करेंगे, इनटू ये डिस्टेंस जो है ओ से पी तक के डिस्टेंस को मैं ओ डैश पी वैक्टर लिख देता हूँ, ओ डैश पी वैक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस देखें, हमारे पास रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, ब्रैकेट बचा हमारे पास ए वेक्टर। अब क्योंकि ए वेक्टर हमारा जो है ओ पी वैक्टर बराबर, तो मैं इसको ओ पी वैक्टर लिख सकता हूँ, ओ पी वैक्टर माइनस ओ डैश पी वैक्टर, ऐसा लिख सकता हूँ। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि ओ डैश पी वैक्टर जो है, ओ डैश पी वैक्टर जो है, इसको माइनस का पी ओ डैश वैक्टर भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पास आ जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ओ पी वैक्टर प्लस पी ओ डैश वैक्टर, ओ पी वैक्टर प्लस पी ओ डैश वैक्टर। तो मैं यहाँ एक डायग्राम बनाता हूँ साइड में, ये एक ओ पी वैक्टर दे दिया, ये ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट, ओ पी वैक्टर दे दिया, और यहाँ से पी से ओ डैश वैक्टर दे दिया, ये ओ डैश हो गया। तो इन दोनों को वैक्टर्स हम अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन
इन दोनों का जो वेक्टर सम आने वाला है वो वेक्टर सम इन दोनों का ये आएगा। देखिए इन दोनों का वेक्टर सम इस टाइप से ये दे दिया जाएगा ये, एंड दिस इज ओ डैश वेक्टर, और ओ डैश वेक्टर जो कि आर वेक्टर आपको दिया गया है। ठीक है, तो दिस इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ओ डैश वेक्टर, दिस इक्वल टू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर वेक्टर। अब ये आपका फाइनल आंसर है। और एक चीज़ मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगा, ये जो आपका फाइनल आंसर आया ये कैपिटल आर से इंडिपेंडेंट है, कैपिटल आर से इंडिपेंडेंट है, इसमें पूरे स्फीयर की रेडियस से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस पॉइंट पे फील्ड जो आई है, यानी कैविटी का अंदर का जो रीजन है ये, अगर मैं यहाँ पे कैविटी को ड्रॉ करूँ, कैविटी अंदर कहीं भी पॉइंट होगा, अगर इसकी मेन सेंटर ओ से ओ डैश तक की जो जॉइनिंग लाइन है यही ओ डैश जो मैंने दिखाया है, किसी पॉइंट पर देखें तो फील्ड हमेशा इसके पैरेलल ही रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर इस फील्ड इसके पैरेलल ही ऐसे आएगी इस जॉइनिंग लाइन की। और ये एक बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम आपको याद रखनी है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन ऑफ पी इनसाइड द कैविटी। हर एक केस में डिस्टेंस सेंटर ऑफ स्फीयर से सेंटर ऑफ कैविटी तक की डिस्टेंस ओ डैश यानी कि आर वेक्टर डिस्टेंस आनी है। तो ये कंप्लीट प्रॉब्लम है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम आपको मैग्नेट में भी पूछी जाती है, तो कई जगह सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। अगर किसी कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे यहाँ पे कमेंट के थ्रू अपना नंबर दे सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं, उसके थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल।